क्या आपने कभी सोचा है रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में? क्या हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है? अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो यंग वन प्रोड्यूस करता है जिसे हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट से, दैट इज उस ऑर्गेनिज्म से सिमिलर होगा। अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो इसका आंसर है टू सस्टेन अ लाइफ ऑन अर्थ। हमने देखा कि फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पीसीज मेंटेन है। ये स्पीसीज मेंटेन है कैसे? कुछ ना कुछ इसके पीछे बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। बेसिकली वो बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन खुद लाइफ स्पेन का एक पार्ट है। और लाइफ स्पेन बेसिकली होता क्या है, तो ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। और यहाँ पे नेचुरल डेथ बोला गया है, यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ कंसाइडर नहीं होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन बेसिकली साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करेगा। क्रो एंड पैरोट में कंपैरिजन करें तो क्रो की जो है 15 ईयर एज तक सरवाइव होती है और बेसिकली पैरोट जो है वो 140 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पेन होता है। तो लाइफ स्पेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर पहला जो स्टेज होता है वो बर्थ का होता है, उसके बाद वो सेकेंड स्टेज में एंटर करता है जिसे हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है। और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद उसकी एजिंग या सेनेसेंस स्टार्ट हो जाती है। एजिंग इन केस ऑफ एनिमल्स में कहा जाता है और सेनेसेंस इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में कहा जाता है। उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनकी लाइफ स्पेन कैसे कैसे। तो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन जो है वो मे फ्लाई के अंदर होता है और मे फ्लाई 24 आवर्स तक उसका लाइफ स्पेन होता है। बॉहेड व्हेल जिसे 150 ईयर एंड से लेकर के 200 ईयर्स तक सरवाइव करता है। पैरोट जो कि 140 ईयर तक सरवाइव करता है। तो प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट बेसिकली इसके अंदर बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री में लगभग वो 200 ईयर्स तक सरवाइव करता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो अगर वन इंडिविजुअल एक इन्वॉल्व है, मतलब कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और जिसमें दो इंडिविजुअल या फिर कह सकते हैं कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। Only one parent is involved, that is asexual reproduction. Two parents are involved, that is sexual reproduction. Okay. इन asexual reproductions gametes का फॉर्मेशन नहीं होता। gametes बेसिकली रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता। सिंपली asexual reproduction में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइड होने में हो सकता है वो इरेगुलर डिवाइड हो, ट्रांसफर डिवाइड हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स के फॉर्मेशन होने के बाद उस गैमेट का फ्यूजन भी होगा और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि सिंपल है और इसी वजह से इसके अंदर सिंपल माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोटिक एज वेल एज मियोसिस टेक प्लेस होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि सेम पेरेंट के जैसे दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं पेरेंट से। और उनका जो जेनेटिक्स होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फ्यूजन होता है और फ्यूजन की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस होता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आता है और इन जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट से डिफर करते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको क्लोन कहा जाता है। क्लोन टर्म इज यूज फॉर सच ऑर्गेनिज्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस होता है जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जिनका बॉडी जो होता है वो सिंपल होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं और बेसिकली पेरेंट जो होता है वो डिवाइड करके टू न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके 5 टाइप, मेनली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजन, दूसरा जो होता है वो बडिंग होता है, और तीसरा जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, और चौथा प्लाज्मोटॉमी, पांचवा स्पोरिलेशन जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम एक एक करके सारे टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट फिजन। बेसिकली फिजन में जो है वो इमोर्टल होता है। इमोर्टल का मतलब ये होगा कि वो उस ऑर्गेन्स का कभी भी डेथ नहीं होगा। डेथ नहीं होगा तो ऐसा कैसे होता है? तो बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर जाते हैं। तो पेरेंट्स तो रहता नहीं है, 2 न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजन जो है वो 2 टाइप्स के फिजन होते हैं। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, और दूसरा जो होता है वो मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन में 2 न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपल फिजन में बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ फॉर्मेशन होते हैं। बाइनरी फिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, जो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्लेन से डिवाइड हो रहा है उस बेसिस पे बाइनरी फिजन को 3 जगह क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है इररेगुलर, अमीबा के केस में देखने को मिलता है, और इसमें जो है बॉडी किसी भी प्लेन से डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद 2 न्यू इंडिविजुअल अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जो है वो लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल है बेसिकली जो है वो एक्लिना के अंदर देखने को मिलता है, और इसके फिगर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बॉडी जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर के 2 न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो है वो पैरामीशियम के केस में देखने को मिलता है, और पैरामीशियम के केस में बेसिकली जो बॉडी है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के 2 न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन के केस में। मल्टीपल फ्यूजन के केस में बेसिकली अमीबा एंड प्लाज्मोडियम में टेक प्लेस होता है। अब ये मल्टीपल फ्यूजन में होता क्या है बेसिकली कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा, और वो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा वो कार्योकाइनेसिस के जरिए, कार्योकाइनेसिस का मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना, न्यूक्लियस का डिवीजन होना। तो कार्योकाइनेसिस के जरिए जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारा न्यूक्लियस पहले बन जाएगा, और जब बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा तो उसके बाद फिर उसका साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस होगा, और साइटोकाइनेसिस के जरिए फिर बहुत सारा अमीबा का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये ग्रोथ होकर के एक पूरा फुल मैच्योर अमीबा फॉर्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्लाज्मोडियम के केस में टेक प्लेस होता है, और प्लाज्मोडियम में भी पहले कार्योकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के जरिए बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बडिंग का। बडिंग जो होता है बेसिकली इसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और बर्ड्स 2 पोजीशन पे फॉर्म हो सकता है, इनसाइड एंड बॉडी और आउटसाइड एंड बॉडी। अगर वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, उस ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड ऑफ द बॉडी फॉर्म हो रहा है, उसको हम एक्सोजीनस बडिंग कहेंगे। अगर एक्सोजीनस बडिंग कहेगा, और आउटग्रोथ ऑन आउटर साइड। और एक्सोजीनस जो बडिंग है बेसिकली वो येस्ट के केस में मिलता है, और येस्ट के केस में आप देखते हैं कि येस्ट ये है, और फिगर आप देख रहे हैं येस्ट, और येस्ट में ये आउटसाइड में बडिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये इस तरह से येस्ट के केस में। उससे ऐसी हाइड्रा के केस में फिगर में आप देख रहे हैं कि इस तरह से हाइड्रा के अंदर आउटसाइड में बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर वो बर्ड्स जो है वो डिटैच होकर के फिर न्यू इंडिविजुअल फिर से बन जाता है। एंडोजिनस में बेसिकली क्या है कि बर्ड्स जो है वो इनसाइड ऑर्गेनिज्म के इनसाइड बनेगा, और इनसाइड बनने का मतलब कि उस बर्ड्स को फिर हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स बोलते हैं। एंडोजिनस बर्ड्स आर कॉल्ड गैम्यूल्स, और वो जो गैम्यूल्स है एग्जांपल हमें स्पॉन्जिला के केस में मिल जाता है, और स्पॉन्जिला बेसिकली क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है। अब जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन देखते हैं। बेसिकली फ्रैगमेंटेशन जो है वो स्पाइरोगेरा एंड प्लानेरिया के अंदर टेक प्लेस होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पाइरोगेरा है, स्पाइरोगेरा की जो बॉडी है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने की वजह से डिफरेंट यूनिट्स बन जाते हैं, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जो यूनिट्स है फिर से वो अपने आप को डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल फिर से ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। सेम ऐसे ही प्लानेरिया के केस में होता है। प्लानेरिया के केस में बेसिकली अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाता है, ठीक है, तो कट होने की वजह से क्या है कि दोबारा से जो कट वाला पार्ट है फिर से वो रीजनरेट करके और दोबारा से वो पूरा इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। स्पाइरोगेरा के केस में बेसिकली ब्रेक कैसे होगा, जैसे कि हाई टाइड्स चल रहे हैं तो वो उसका बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगा।
ओके, प्लानिडिया का आप फिगर देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम प्लाज्मोटोमी के बारे में। प्लाज्मोटोमी जो है बेसिकली इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली क्या है, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस होता है, उसके बाद कार्योकाइनेसिस टेक प्लेस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, और कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना। तो बेसिकली ये जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलता है। होता कैसे है वो देखते हैं। सपोज दैट कि ये ओपेलिना है, और इस ओपेलिना के अंदर 8 न्यूक्लियस है, ठीक, 8 न्यूक्लियस है, और ये 8 न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन करके पहले साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 इंडिविजुअल बनेगा। ये न्यूक्लियस जो है वो हो सकता है इधर 3 आ जाए, इधर 5 आ जाए, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि रेशियो कुछ भी हो सकता है, इधर 4 आ जाए, इधर भी 4 आ जाए, ठीक। तो उसके बाद जो न्यू इंडिविजुअल है वो फिर से क्या करेगा कि अपने न्यूक्लियस को फिर मेंटेन कर लेगा, और मेंटेन करने के बाद फिर से ये 8 हो जाएगा। तो सेम इसके केस में भी इधर ऐसे ही होगा। तो ये ओपेलिना के केस में हमें नजर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोरुलेशन के बारे में। स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन होना। तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं और दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं हम उनको कॉनिडिया बोलते हैं, ठीक है। तो मोटाइल स्पोर्स को जू स्पोर्स बोलते हैं, और बेसिकली ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। उसके बाद नॉन मोटाइल स्पोर बेसिकली कॉनिडिया, और कॉनिडिया बेसिकली हमें फंजाई दैट इज पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलता है। और बेसिकली एक चैन लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे सर्कुलर चैन लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या है कि नॉन मोटाइल है, और नॉन मोटाइल होने की वजह से ये वाटर करंट के साथ और भी एयर के साथ ये मूव करके दूसरी जगह